मुश्ताक साहब के दूर उफ्तादा और दिल्ली शहर से दूर वाक़े क्वार्टर में हमें 3 दिन गुजर गए। इस दौरान वहाँ कोई मशकूक आदमी मंडलाता नजर न आया। मैं भी इंसानी शक्ल में ही रहा। किसी वक्त बहुत हैरान होता और खुदा का शुक्र अदा करता कि मुझ पर दौरा नहीं पड़ा था और मैं इंसान की शक्ल में ही कायम था। मुझे कुछ यकीन सा होने लगा कि इस मुसीबत से मुझे वाकई निजात मिल गई है। इस दौरान 2 बार मुश्ताक साहब रात को हमें आकर मिल गए। रुस्तम दोबारा हमारे पास नहीं आया था। चौथे रोज मुश्ताक साहब आए तो उन्होंने बताया कि श्रीराज दिल्ली वापस आ गया है, मगर ये मालूम नहीं कि जमीला भाभी को भी वहाँ से अपने साथ लाया है या नहीं। इस बारे में रुस्तम ही बता सकेगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी रुस्तम से कोई बात हुई है, तो मुश्ताक साहब ने कहा कल किसी वक्त उससे बात करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जैसे भी हालात हुए मैं कल उसे रात को तुम्हारे पास भेजूंगा। दूसरे रोज रात के वक्त रुस्तम भी आ गया। कहने लगा श्रीराज दिल्ली आ गया है मगर जमीला भाभी उसके साथ नहीं है। हमें तो मालूम था कि जमीला उसके साथ नहीं हो सकती। जमीला तो भोपाल में कमांडो खालिद की कजन लाला रुख के यहाँ ठहरी हुई थी। हमने परेशान होने की अदाकारी की और मैंने मसनूई मायूसी का इजहार करते हुए रुस्तम से पूछा, तुम्हारे ख्याल में श्रीराज जमीला को साथ क्यों नहीं लाया, जबकि उसका गुरु भी मर चुका है और जैसा कि हमने सुना है वहाँ गुरु का आश्रम भी जलकर राख हो गया है। रुस्तम सर को नफी में हिलाकर बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है श्रीराज ने जमीला को किसी दूसरी जगह भेज दिया हो। ये भी हो सकता है कि वो उसे साथ लाया हो मगर उसे किसी खुफिया जगह पर रखा हो। कमांडो खालिद ने कहा, उसे जमीला के बारे में इतनी राजदारी की क्या जरूरत है। रुस्तम कहने लगा, बात यह है कि जमीला पाकिस्तानी खातून है। अगरचे यहाँ की पुलिस में श्रीराज का बड़ा असर व रसूख है और वो दिल्ली के तमाम थानों में हर माह एक खास रकम तकसीम करता है। फिर भी जहाँ तक मेरा ख्याल है जमीला के बारे में श्रीराज नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो उसके पास है। इस मामले में उसने हमेशा राजदारी बरती है। मैंने रुस्तम से कहा, रुस्तम भाई तुम हमारी सिर्फ इतनी मदद करो कि हमें ये बता दो कि श्रीराज के बंगले का हुदूद दरबा क्या है और वहाँ रात के वक्त किसी खुफिया रास्ते से बंगले में दाखिल हुआ जा सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी बीवी श्रीराज के बंगले पर ही है। रुस्तम ने जवाब में कहा, श्रीराज के बंगले का कोई खुफिया रास्ता नहीं है। चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार है जिस पर खारदार तार लगी है। सिर्फ एक गेट है जहां हर वक्त मुसल्लह गार्ड्स का पहरा होता है। कमांडो खालिद कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर श्रीराज रात को किसी दूसरी जगह जाए तो तुम हमें खबर कर दो, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उसने जमीला भाभी को जिस जगह रखा है वहां वो उससे मुलाकात करने रात को जाए। रुस्तम ने कहा, आज रात तो श्रीराज ने बंगले पर दिल्ली के किसी बहुत बड़े अफसर की दावत कर रखी है। आज रात वो बंगले पर ही रहेगा। कल रात उसने पैलेस होटल में अपने खास आदमियों को डिनर पर बुलाया हुआ है। कल रात भी उसे होटल में रात के 2-3 बज जाएंगे। परसों आपको अगर वो किसी जगह गया तो आपको खबर करूंगा। पैलेस होटल में अपने खास आदमियों के डिनर का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बातों ही बातों में रुस्तम से पूछा, ये श्रीराज के खास आदमी कौन हैं जिनको वो डिनर दे रहा है? क्या ये कोई पुलिस वाले या सिविल महकमे के अफसर हैं? रुस्तम ने कहा, नहीं, इस डिनर से किसी पुलिस अफसर या दूसरे अफसरों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये खास आदमी श्रीराज के वो लोग हैं जिनकी मदद से अपना स्मगलिंग और ब्लैकमेलिंग का कारोबार चलाता है। कमांडो खालिद ने कहा, इसका मतलब है कि ये सारे जराइम पेशा लोग हैं। रुस्तम ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही समझ लें। श्रीराज का ग्रोह ऐसे ही लोगों का है। सबको मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, मगर श्रीराज का भारत सरकार के वजीरों के साथ दिन रात का उठना बैठना है। वो उन पर लाखों रुपए खर्च करता है और करोड़ों रुपए स्मगलिंग से कमाता है। उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। पुलिस जानती है कि कल रात पैलेस होटल में श्रीराज ने अपने सारे जराइम पेशा आदमियों को खाने पर बुलाया है, मगर पुलिस खामोश रहेगी। मैंने कमांडो खालिद को मानी खेज नजरों से देखा। उसने मेरा जहन पढ़ लिया था। मैंने रुस्तम से 2-1 इधर उधर की बातें करने के बाद पूछा, ये डिनर किस वक्त होगा? वो बोला, रात को ही होगा। मैंने पूछा, क्या तुम डिनर में शिरकत करोगे? रुस्तम से ये सवाल पूछने का मेरा एक खास मकसद था। वो बोला, अरे नहीं साहब, हम तो श्रीराज के मामूली मुलाजिम हैं और फिर मैं जराइम पेशा नहीं हूँ। मेरा उसकी जराइम पेशा ऊंचे दर्जे की सरगर्मियों से कभी भी कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं रहा। मैं तो रात को अपने क्वार्टर में हूँगा। वैसे भी श्रीराज किसी मुसलमान पर भरोसा नहीं करता। मेरे सिवा उसके गैंग के सारे आदमी हिंदू हैं। मैंने रुस्तम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे भाई हम 2 दिन और इंतजार कर लेते हैं। अगर परसों रात को श्रीराज खुफिया तौर पर किसी से मिलने गया तो तुम ये जरूर सुराग लगाना कि कहीं वो तुम्हारी भाभी जमीला के पास तो नहीं गया। अगर गया है तो वो जगह कौन सी है? रुस्तम
रुस्तम ने वादा किया कि वो श्रीराज की रात की सरगर्मियों पर नजर रखेगा और हमें जरूर खबर कर देगा। जब वो चला गया तो मैंने कमांडो खालिद से हाथ मिलाते हुए कहा, कमांडर, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। मैंने कहा, कल रात को पैलेस होटल हमारा टारगेट होगा। हम दोनों सर जोड़कर बैठ गए और आने वाली रात के कमांडो ऑपरेशन की एक एक तफसील पर गौर शुरू कर दिया। कमांडो खालिद ने कहा, हमें यहाँ दिल्ली में मुकीम अपने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, वक्त बहुत कम रह गया है, बीच में सिर्फ एक कल का दिन बाकी है, एक बार फिर सोच लो। वो बोला, हमें हंगामी सूरत हाल के मुताबिक काम करना होगा। मैंने उसे अपनी तरफ से मशवरा दिया कि वो कल सुबह अपने आदमियों से राब्ता पैदा करने के लिए निकल जाए। कमांडो खालिद ने कहा, कल के दिन का हम इंतजार नहीं कर सकते, मुझे अभी अपने आदमियों के पास जाना होगा। मैंने पूछा, रात हो गई है, क्या तुम उन्हें तलाश कर लोगे? वो बोला, मेरे लिए दिल्ली कोई नया शहर नहीं है और फिर मुझे सिर्फ अपने एक आदमी के पास जाना होगा। बाकी जिस की जरूरत होगी वो जहाँ कहीं भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, फौरन वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? कमांडो खालिद ने कहा, क्यों नहीं। हमने बूढ़े मुलाजिम से कहा कि हम एक जरूरी काम से शहर जा रहे हैं। क्वार्टर का दरवाजा बंद करके ताला लगाया और रात के अंधेरे में नाले के पुल की तरफ चल पड़े। कमांडो खालिद दिल्ली शहर के गली कूचों से वाकिफ था। उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। हम एक सड़क पर निकल आए जहाँ रोशनी हो रही थी। उस वक्त हमें भारतीय इंटेलिजेंस का ज्यादा खतरा नहीं था। हमने ये इत्मीनान कर लिया था कि हमारी निगरानी नहीं की जा रही। एक खाली टैक्सी हमने हाथ देकर रोकी और उसमें बैठ गए। कमांडो खालिद ने दिल्ली के एक इलाके का नाम लेकर ड्राइवर से कहा कि वहां चलो। मैं उस इलाके का नाम जाहिर नहीं करूंगा क्योंकि कमांडो खालिद के साथी और इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले और दुश्मन की जानें लेने वाले मुजाहिद आज भी उस इलाके में रहते हैं। टैक्सी दिल्ली की खुली आबादियों में से निकलकर शहर की गुंजान आबादियों में दाखिल हो गई। एक जगह हमने टैक्सी छोड़ दी और एक मोहल्ले में दाखिल हो गए जहाँ एक तंगो तारीक गली थी। कमांडो खालिद ने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। ऊपर वाली मंजिल की खिड़की खोलकर किसी ने पूछा, कौन साहब? गली में ज्यादा रोशनी नहीं थी। कमांडो खालिद ने मुंह ऊपर करके कहा, रहमत खान से कहो कि रामपुर के मिर्जा खुदादाद खान मिलने आए हैं। कमांडो खालिद ने मेरे कान में कहा, ये हमारा कोड वर्ड है। थोड़ी ही देर बाद एक दुबले पतले मगर चमकीली आंखों वाले नौजवान ने दरवाजा खोल दिया। ड्योड़ी की बत्ती रोशन थी। उसने खालिद को गले लगा लिया और मेरी तरफ देखा। खालिद ने कहा, ये भी रामपुर के मिर्जा खुदादाद के भाई हैं। वो नौजवान हमें एक कमरे में ले गया जहां आमने सामने चारपाइयां बिछी हुई थी। कमांडो खालिद ने मेरा उससे तारुफ करवाया और कहा, रहमत खान, ये करमदाद है। इसकी दास्तान गम तुम्हें तफसील के साथ बाद में सुनाऊंगा। इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ बैठो मेरे पास और मेरी बात गौर से सुनो। कमांडो खालिद ने रहमत खान को मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ इतना बताया कि हम भोपाल से सिर्फ माफिया के सरगना और जराइम पेशावरों के सरदार श्रीराज को खत्म करने आए हैं। वो कल रात दिल्ली के पैलेस होटल में अपने सारे जराइम पेशा बदमाश साथियों को डिनर दे रहा है। हमारे लिए ये एक सुनहरी मौका है और हम श्रीराज के साथ उसके सारे बदमाशों को उड़ा देना चाहते हैं। रहमत खान बड़ी तवज्जो से कमांडो खालिद की बातें सुन रहा था। जब खालिद ने अपनी बात मुकम्मल की तो वो कहने लगा, इसके लिए मुझे खुद अपने मुजाहिद अनवर खान को साथ लेकर पैलेस होटल जाकर मालूम करना होगा कि कल की दावत होटल के कौन से हॉल में हो रही है और वहाँ कितने लोग होंगे, नशिस्तों का इंतजाम किस तरह का होगा और डिनर पार्टी कितने बजे से कितने बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा मुझे इन नौकरों के बारे में भी पूरी मालूमात हासिल करनी होंगी जो इस डिनर पार्टी में खाना और मशरूबात वगैरह की सर्विस करेंगे। आप लोग मेरे घर में ठहरे, मेरी बीवी आपको यहाँ खाना पहुँचा देगी। मेरे वापस आने तक आप कहीं मत जाएं। मुजाहिद रहमत खान गर्म चादर की बुक्कल मार कर मकान से निकल गया। वो कोई 3 घंटों के बाद वापस आया जबकि आधी रात हो चुकी थी। हम उसके मकान की बैठक में ही बैठे थे। बैठक में आकर वो हमारे करीब बैठ गया और बोला, मंजर खालिद जी, सारा मामला तय हो गया है लेकिन इस कमांडो अटैक में आप दोनों को बड़ा अहम रोल अदा करना होगा। मैं और खालिद उसकी तरफ देखने लगे। रहमत खान ने कहा, श्रीराज के हुक्म से हिफाजती इकदाम के तौर पर इस पार्टी में सर्विस करने वाले मुलाजिम होटल के मुलाजिमों में से नहीं लिए। डिनर पार्टी में जो बैरे खाना और कॉफी वगैरह की सर्विस करेंगे वो कुल 7 बैरे हैं और ये सातों के सातों दूसरे शहर के 3 स्टार होटल से बुलाए गए हैं। उसके बाद मुजाहिद रहमत खान ने हमें दिल्ली के पैलेस होटल में श्रीराज समेत उसके सारे वहाँ बदमाशों को जहन्नम रसीद करने की एक्शन की तफसील बताई। कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, करमदाद,
तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, इस एक्शन प्लान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा अगर हमारे मुजाहिदों को वहाँ किसी ने पहचान न लिया तो इंशाल्लाह हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। मुजाहिद रहमत खान बोला, हम आप लोगों समेत वहाँ सिर्फ 5 आदमी होंगे। 2 पैलेस होटल के केटरिंग सेक्शन में होंगे, जहाँ से खाना और कॉफी वगैरह ट्रॉलियों में लगकर लिफ्ट के जरिए दूसरी मंजिल पर वाक़े रानी झांसी डाइनिंग हॉल में जाएगी। मैं कॉफी सेक्शन काउंटर पर हूँगा, बाकी आप दोनों भी केटरिंग सेक्शन में पैलेस होटल के बैरों की मखसूस वर्दी में उसी जगह मौजूद होंगे। दूसरे बैरे भी होंगे, चूंकि सारे बैरे दूसरे शहरों से आए हुए होंगे इसलिए कोई किसी को न पहचान सकेगा। सब एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। जहां तक अपने मुजाहिदों का सवाल है, वो भी हम जैसे मुजाहिदों को ले रहे हैं जो कभी पैलेस होटल में नहीं गए। जब हम रहमत खान मुजाहिद के मकान से निकलने लगे तो उसने कमांडो खालिद से कहा, आप लोग कल शाम होने से पहले पहले गंज आबाद वाले मकान पर पहुंच जाना, मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूँगा। रहमत खान मुजाहिद के मकान से निकलने के बाद हम दिल्ली की गुंजान और नीम रोशन गलियों में से गुजरकर एक बाजार में आए, जहां से रिक्शा लेकर नाले के पुल पर पहुंचकर उतर गए। अपने क्वार्टर में आकर हम कुछ देर आपस में बातें करते रहे, फिर सो गए। दूसरे दिन शाम होते ही हम क्वार्टर से निकल गए। गंजाबाद का इलाका मेरा देखा हुआ नहीं था। ये कोई पुरानी आबादी थी। बड़ी सड़क करीब से गुजरती थी जिस पर स्ट्रीट लाइट्स की चमक दमक में गाड़ियां वगैरह गुजर रही थी। मुजाहिद रहमत खान ने जिस मकान का कहा था वो आबादी के बाहर एक मस्जिद के अकब में वाक़ था। मुजाहिद रहमत खान वहां हमारा इंतजार कर रहा था। हमें देखते ही बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने हमें पैलेस होटल के खास बैरों की वर्दियां अलमारी से निकाल कर दी जो हैंगरों के साथ लटकी हुई थी और खूब इस्त्री की हुई थी। वर्दियों के कोट जाफरानी रंग के थे, कॉलर स्याह थे और पतलूने भी स्याह रंग की थी। हमने वर्दियां पहन ली, पाँव में नए जूते भी पहन लिए। कोट के कॉलरों के साथ पैलेस होटल के रेशमी सफेद फूल और नीचे शनाख्ती कार्ड लगे हुए थे जिनमें हमारे नाम लिखे थे। मेरे कोट पर किसी रामदास का नाम लिखा था और कमांडो मंजर खालिद के कोट पर राधा किशन का नाम लिखा था। मुजाहिद रहमत खान ने एक वर्दी खुद पहन ली। जब हम तैयार हो गए तो उसने खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डालकर बोला, अनवर खान को अब तक आ जाना चाहिए था। कमांडो खालिद ने कहा, क्या वो अपने घर से आ रहा है? रहमत खान ने कहा, नहीं कमांडर, वो पैलेस होटल से होटल की गाड़ी लेकर आ रहा है। कमांडो खालिद ने रहमत खान से पूछा, रहमत खान, जिन बैरों के शनाख्ती कार्ड हमारी वर्दियों पर लगे हुए हैं वो कहाँ हैं? मुजाहिद रहमत खान ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कमांडर, तुम्हें तो मालूम होगा कि हमने उनके साथ क्या सुलूक किया है। बस यूं समझ लो कि हमने उन्हें ठिकाने नहीं लगाया। मिशन मुकम्मल होने के बाद उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। इतनी देर में बाहर किसी बड़ी वैगन के रुकने की आवाज आई। रहमत खान जल्दी से उठकर खिड़की की तरफ गया और बाहर झांक कर बोला, अनवर खान आ गया है। मकान के आगे जाफरानी रंग की एक लंबी कोस्टर वैगन खड़ी थी जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में बड़े लफ्जों में पैलेस होटल लिखा था और ऊपर 4 स्टार बने हुए थे। ये 4 स्टार होटल था। जाहिर है दिल्ली का कोई आला और फैशनेबल होटल था जहां श्रीराज जैसा स्मगलरों का बादशाह अपने खास आदमियों की दावत कर रहा था। अनवर खान खुद होटल के मुलाजिमों की वर्दी में था। उसने इशारों में ही कमांडो खालिद को और मुझे सलाम किया और हम दरवाजा खोलकर वैगन में सवार हो गए और वैगन पैलेस होटल की तरफ चल पड़ी। बहुत बड़ा 6-7 मंजिला होटल था जिसके आगे रोशनियों में जगमगाता हुआ सब्जाजार था। दरमियान में एक फव्वारा चल रहा था। पार्किंग लॉट में चमकती हुई गाड़ियां खड़ी थीं। लॉबी को जाने वाला दरवाजा शीशे का था जिसके आगे एक ऊंचा लंबा मुलाजिम कदीम राजाओं का लिबास पहने खड़ा था। दरवाजा कंप्यूटराइज्ड था। आदमी करीब जाता तो खुद ब खुद एक तरफ को खिसक जाता था। लॉबी में बड़े झाड़ फानूस और सोफे लगे थे। दिल्ली की हसीन औरतें रंग बिरंगी रेशमी साड़ियों में मलबूस तितलियों की तरह इधर उधर चहकती फिर रही थीं। होटल पूरी तरह से एयर कंडीशन था और उसकी फजा में हल्की हल्की गर्माइश थी। दिल्ली की शाम की शदीद सर्दी बाहर ही रह गई थी। अनवर खान हमें गाइड कर रहा था। हम बैरों की वर्दियों में मलबूस उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो हमें लॉबी में उसके दाएं जानिब वाले दरवाजे से निकाल कर एक राहदारी में ले आया जहां किस्म किस्म के मशरूबात और खानों की खुशबुएं फैली हुई थीं और सफेद टोपियों वाले वेटर हाथों में ट्रे लिए आ जा रहे थे। इनमें खातून वेटर्स भी थीं। राहदारी से गुजरकर हम एक मुस्ततील कमरे में आ गए जहां काउंटर पर शीशे और स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ बर्तन पड़े थे। काउंटर के पीछे गैस के चूल्हों पर स्टेनलेस स्टील की बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ी हुई थीं। शेफ और उसके असिस्टेंट बड़ी गर्मजोशी और मशीन के पुर्जों जैसी तेजी के साथ अपने अपने काम में लगे हुए थे। अनवर खान ने हम तीनों को एक तरफ बिठा दिया और एक सूट बूट वाले काले रंग के आदमी को अंग्रेजी में कहा, सर कानपुर वाले बैरे आ गए हैं। उस आदमी ने करीब आकर हमें सर से पांव तक देखा। हमारे शनाख्ती कार्ड जो हमारे कोट के कॉलरों से लगे थे चेक किए और हूं हूं कर
करता दूसरी तरफ निकल गया। मुजाहिद अनवर खान ने रहमत खान को बुलाकर कुछ कहा और खुद दूसरी तरफ चला गया। रहमत खान मेरे पास आकर बैठ गया और आहिस्ता से कहने लगा, डिनर ठीक 9 बजे शुरू होगा, मगर इससे पहले हॉल में शराब चलेगी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या श्रीराज वहाँ पर होगा? रहमत खान बोला, क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हें उसकी शक्ल दिखा दूंगा। कमांडो खालिद भी मेरे करीब ही बैठा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, उसका नाम यहाँ न लो। मैं चुप हो गया। हम कोई पौन घंटा वहाँ बैठे रहे। इस दौरान मुजाहिद अनवर खान ने हमें चाय ला कर दी। मुजाहिद अनवर खान के अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो भी वहाँ बाहर के बैरे के भेस में आया है और वहाँ कोई भी उसे नहीं पहचानता। काले चीफ बटलर को और किचन के दूसरे आदमियों को ये जरूर मालूम था कि हम बाहर से मंगवाए गए श्रीराज के खास बैरे हैं जिन पर उसे पूरा भरोसा है। पौन घंटे बाद एक तरफ से शीशे की बड़ी खूबसूरत ट्रॉलियां आने लगी। ये 6 ट्रॉलियां थी जिन पर मुख्तलिफ शराबों की बोतलें लगी थीं। रंग बिरंगे बिलोर के हर साइज और हर किस्म के ग्लास थे। हर ट्रॉली पर काफी तादाद में इस्त्री किए हुए सफेद रुमाल तह करके रखे हुए थे। हर ट्रॉली में एक एक तांबे का गुलदान था जिसमें मौसम के फूल सजे हुए थे। काला चीफ बटलर अंग्रेजी बोलता हुआ आ गया और बोला, जल्दी से अटेंशन हो जाओ, पार्टी का पहला सेशन शुरू हो गया है। वहां बाहर से आए हुए 3-4 दूसरे बैरे भी थे जो हमारे करीब ही स्टूलों पर बैठ गए। वो जल्दी से उठ खड़े हुए। हम भी उठकर अटेंशन हो गए। एक एक वेटर को एक ट्रॉली दी गई। चीफ बटलर ने करख्त आवाज में कहा, लिफ्ट नंबर 4, स्टोरी नंबर 5, ओके जाओ। अनवर खान वहां नजर नहीं आ रहा था। एक ट्रॉली कमांडो खालिद को दी गई, एक ट्रॉली मुझे और एक ट्रॉली मुजाहिद रहमत खान लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वो हमारे आगे आगे था। हम लिफ्ट के पास जाकर रुक गए। लिफ्ट खुली। मैंने देखा कि मुजाहिद अनवर खान लिफ्ट के अंदर मौजूद था। हमारे पीछे पीछे दूसरे शहरों से आए हुए 3 बैरे भी थे। अनवर खान ने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, तुम पहले आओ जल्दी। तीनों बैरे शराब की बोतलों से लदी हुई ट्रॉलियां लेकर जल्दी जल्दी ट्रॉली को हाथों से चलाते लिफ्ट में दाखिल हो गए। अनवर खान ने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। मैं, कमांडो खालिद और मुजाहिद रहमत खान अपनी अपनी ट्रॉलियों के पास खड़े लिफ्ट के दरवाजे के ऊपर बदलते हुए नंबरों को तकने लगे। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुक गई। उसके बाद लिफ्ट ने नीचे आना शुरू कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर आकर लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनवर खान ने हमें अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, अनवर खान ने लिफ्ट का बटन न दबाया और कोने में पड़ा हुआ पीतल का एक गुलदान उठाकर ट्रॉली वाले गुलदान के साथ बदल दिया। कोने वाला गुलदान उसने ट्रॉली में रख दिया और ट्रॉली वाला गुलदान लिफ्ट के कोने में रखकर लिफ्ट पर 5 नंबर का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। मुजाहिद रहमत खान ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ हॉल में जाओगे। कमांडो खालिद से उसने कहा, कमांडर तुम दूसरी तरफ ट्रॉली लेकर जाओगे और जहां तुम्हें हॉल कमरे का अटेंडेंट कहेगा वहां ट्रॉली रखकर वापस नीचे वाले कमरे में आ जाओगे। अनवर खान ने मुझसे कहा, ये गुलदान श्रीराज वाले टेबल पर उसके सामने रखना होगा। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, फिक्र न करो, ऐसा ही होगा। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही कमांडो मंजर खालिद अपनी ट्रॉली को एक तरफ लेकर चला गया। मुझे मुजाहिद रहमत खान गाइड कर रहा था। वो मेरे आगे आगे था। हम एक रोशनियों से जगमगाती हुई राहदारी से गुजर रहे थे। सामने डाइनिंग हॉल का दरवाजा था जिसके बाहर एक मुसल्लह गार्ड खड़ा था। उसने पहले मुजाहिद रहमत खान की ट्रॉली चेक की, फिर मेरी ट्रॉली पर लगी बोतलों, ग्लासों और दूसरी चीजों को चेक किया और दरवाजे का एक पट खोल कर कहा, ये चीजें रख कर फौरन वापस आ जाओ। मैंने कहा, यस सर, और मैं मेहमानों से भरे हुए डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।